और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं गो फर्स्ट से जुड़ी हुई आ रही एक बड़ी अपडेट से। कल ही गो फर्स्ट ने अपडेट दिया था कि उनकी फ्लाइटें टेस्ट में सफल रही हैं और अब यह खबर कि जल्द ही गो फर्स्ट की उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक गो फर्स्ट 15 फ्लाइट्स के साथ उड़ान भर सकती है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई ले एयरपोर्ट पर ये उड़ानें भरी जा सकती हैं। थोड़ा और डिटेल में खबर को समझते हैं संवाददाता अनुवेश रथ से। अनुवेश, बताइए क्या अपडेट है इस मामले में। जी दीपक, हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि अगले हफ्ते से जो गो फर्स्ट है वो अपनी चार्टर प्लेन सबसे पहले चार्टर प्लेन की शुरुआत करेगी। और चार्टर प्लेन की शुरुआत करने के 2 से 3 दिन के बाद जो कमर्शियल नॉर्मल एयरप्लेन है, एयरफेयर है, वो शुरू करेगी, जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते से गो फर्स्ट की जो कमर्शियल प्लेन्स हैं वो शुरू होंगी। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है लगभग एयरप्लेन गो फर्स्ट के पास 15 एयरप्लेन्स अभी ऐसी हैं जो उनके पास ही हैं। और इसके साथ वो लोग 114 सॉर्टीज जो है वो एक पूरे दिन में लगाएंगे। सॉर्टीज कहने का मतलब है कि 114 वो जगहों पे टोटल उड़ानें भरेंगे। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से जो गोफर्स है वो डीजीसीए के अप्रूवल के साथ सबसे पहले अपना अपना कमर्शियल प्लेन के से पहले अपना जो चार्टर प्लेन है वो शुरू करेगा और उसके बाद जो है वो कमर्शियल प्लेन की फ्लाइंग शुरू करेगा। उससे पहले अगर हम देखें, कल ही एनसीएलटी में जो गोफर्स का जो केस चल रहा था उसमें ये बताया गया था, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जो गोफर्स है वो अपनी फ्लाइंग कर सकता है, जो लेसॉर्स हैं वो गोफर्स की फ्लाइट्स को नहीं ले जा सकते। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि गोफर्स को फ्लाइंग पे कोई भी रोक कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई है। अनुवेश, रिफंड्स को लेकर हमने देखा कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी तक एजेंट्स भी इस बात का आरोप लगाते रहे कि कुछ स्पष्ट क्लियर पॉलिसी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा चीजें साफ हो रही हैं कि ये वापस आएंगे, कम से कम आपके सूत्र तो यही बता रहे हैं। क्या रिफंड पर कोई क्लैरिटी या उससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट है? अभी फिलहाल रिफंड पे कोई क्लैरिटी आ नहीं पाई है। हालांकि जो हमने अपने सूत्रों से पिछली बार बात की थी तो उन्होंने ये कहा था जितनी जल्दी हो सके हम उतना जल्दी रिफंड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने गोफर्स ने अपना एक पोर्टल बनाया था जिसमें उन्होंने लोगों को कहा था कि जिन जिन को हमसे रिफंड क्लेम करनी है वो हमसे इस पोर्टल पे अपना डेटाबेस भरे, अपने सारे डिटेल्स भरें और जल्द से जल्द हम लोग इस पे रिफंड पे काम करेंगे। हालांकि अभी जो आरपी इस पे कोर्ट में, एनसीएलटी में कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं, जैसे ही हमारा ये उनका गोफर्स का फ्लाइंग शुरू हो जाएगा उसके बाद जल्द ही ये रिफंड की भी पॉलिसी, रिफंड का जो स्टेटस है उस पर ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी और जल्द ही इस पे ये बताया जा सकता है कि कितने जल्द गोफर्स का जो रिटर्न है, जो लोगों का पैसा अभी भी गोफर्स के पास या दूसरे ट्रैवल एजेंट्स है जो उनके पास जो बचा हुआ है वो उनसे कब तक वापस मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुवेश इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें इस पूरे मसले पर, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। फिल्म बारबी दुनिया भर में धूम मचा रही है। भारत में भी फिल्म ने रिलीज के एक हफ्ते के भीतर 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। लेकिन आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि स्कैमर्स भी इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। स्कैमर्स उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो ऑनलाइन मूवी डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई लिंक्स मौजूद हैं जिसमें फ्री में बारबी मूवी डाउनलोड करने का ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप भी फ्री में बारबी फिल्म डाउनलोड करने की सोच रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि इस लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ रहा है लोगों को। कंप्यूटर प्रोटेक्शन कंपनी मैकेफी के मुताबिक स्कैमर्स इस लिंक के जरिए आपकी जानकारियां चुरा रहे हैं और जैसे ही आप ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एहसास होगा कि आप स्कैम के शिकार हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बारबी नाम से जुड़ी फाइलों का मालवेयर से जुड़ा होना पाया गया है। साइबर अटैक वाली ज्यादातर फाइल्स का नाम बारबी रखा गया है। इनका एक्सटेंशन .html या .exe भी हो सकता है।
भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में बार्बी के नाम पर नया स्कैम शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जहां फिल्म डाउनलोड करने के चक्कर में लोग स्कैम का शिकार हो गए। फिल्म बार्बी से जुड़े स्कैम के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। यही नहीं, तीसरे नंबर पर हमारा नंबर है, यानी कि भारत का नाम शामिल है। भारत के अलावा फ्रांस, जापान और आयरलैंड में भी बार्बी से जुड़े स्कैम किए गए हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि किस तरह से स्कैमर्स आपकी जानकारियां चुरा रहे हैं और यूजर्स के लिए किस तरह से मालवेयर वाला कंटेंट तैयार किया जाता है और फिर उनको कैसे जाल में फंसाया जाता है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी एकता से पहले समझ लीजिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे आपको सतर्क रहना है। इसके बाद हम खास मेहमानों के साथ इसके बचने के उपायों पर, आपको सतर्क और सावधान करने वाले उपायों पर करेंगे चर्चा। जैसा कि आपने अभी बताया कि बार्बी फिल्म जो है अभी उसे भारत में रिलीज हुए एक हफ्ते से कम हुआ है और 25 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, जो आजकल की तारीख में बहुत सी बॉलीवुड की फिल्में नहीं कर रही। अब ये क्रेज ऐसा है कि बार्बी जैसे ही रिलीज हुई, बहुत बार हम बहुत से सोशल मीडिया पोस्ट भी हम देख रहे हैं जिसमें लोग एक तरह से पिंक शर्ट, पिंक ड्रेस या कोई ना कोई बार्बी मर्चेंडाइज का इस्तेमाल करके फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म काफी ट्रेंड कर रही है। अब जो साइबर अटैक कर रहे हैं लोग, उन्होंने इसी ट्रेंड का, इसी लोगों के शौक का फायदा उठाया और कर क्या रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत हेवी डिस्काउंट के साथ बार्बी मर्चेंडाइज का आपको ल्योर दे रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि आप इतनी महंगी टिकट मत खरीदिए, इस लिंक को डाउनलोड करके हिंदी या तमिल में फिल्म को फ्री में मजा इसका लीजिए। या फिर ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे फिल्म के जो क्लिप्स हैं उसे डाउनलोड करें और कह रहे हैं कि कोई डिस्काउंट कूपन इसमें मिलेगा। यानी किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ल्योर कर रहे हैं कि आप एक फर्जी लिंक को डाउनलोड करें या एक फर्जी वीडियो को डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें क्या एम्बेडेड होगा, एक स्पाईवेयर एम्बेडेड होगा या मैलवेयर एम्बेडेड होगा। अब ये जो रेड फ्लैग है ये रेस किया है मैकाफे ने, जो कि दुनिया भर में जाना जाता है डिजिटल सिक्योरिटी के लिए। मैकाफे ने कहा है कि देश के 3 देशों में से भारत एक ऐसा देश है जहां बार्बी के नाम पर साइबर फ्रॉड शुरू हो चुके हैं और ऐसे मर्चेंडाइज या सस्ती टिकट या फिर फ्री में फिल्म देखी, ऐसे ल्योर के साथ लिंक्स डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। अगर आपने लिंक डाउनलोड किया तो आपके फोन या आपके डिवाइस पर एक ऐसा मैलवेयर या स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाएगा जो आपके सारे पर्सनल डेटा को चुरा लेगा। और पर्सनल डेटा चोरी होने का मतलब ये कि आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि फ्री के लालच में मत पड़े। कोई भी फिल्म डिजिटली इन दिनों नहीं अवेलेबल हो रही जिसे डाउनलोड करके आप देख पाए, क्योंकि ब्लॉकचेन एम्बेडेड होती है आजकल फिल्में। या फिर ऐसा नहीं हो रहा कि टिकट पर बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि फिल्म जो है चल रही है अपने प्रेजेंट रेट पर, मर्चेंडाइज जो है उस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो इस तरह से लालच से आप बचें और अपने पर्सनल डेटा को भी बचाएं और कोई स्पाईवेयर या मैलवेयर आपके फोन या आपके डिवाइस पर डाउनलोड ना हो, इसलिए किसी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें। बहुत शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। और थोड़ा और इसका डीप एनालिसिस करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। परिचय आपका आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं खुशबू जैन, जानी मानी साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। खुशबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, एक्सपेक्टेड तो था ही कि जैसे ही ये मूवी वायरल होगी या लोगों की चर्चा में आएगी, स्वाभाविक रूप से स्कैमर्स भी अपना मोर्चा संभाल लेंगे। कैसे बचें इससे? जी, तो दीपक जी, एज यूजुअल शुरुआत करते हैं कि आपके सिस्टम में कैसे आता है एंड तब इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं। अभी जैसे ही हमने एक्सप्लेनेशंस में भी देखा था, एडवेयर या जो भी वायरसेस होते हैं, ये एड्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, पॉपअप्स के थ्रू, जितने भी हमारी फ्री मूवीज है, फ्री गेम्स है, उसके द्वारा आपके सिस्टम में आते हैं। वहां पे उनका 3 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो है आपकी ट्रैकिंग करना, दूसरा आपकी स्पाइंग करना, और तीसरा या तो आपके एक मैलिशियस प्रोग्राम आपके एक डिवाइस में डाल देना। उसके बाद वो तो अगर आपको ट्रैक कर रहा है तो आपका डेटा साइफन करके उसके बाद एक मनी लॉस होने की संभावना है, या फिर एक मैलिशियस फाइल अगर आपके लैपटॉप में आ जाए तो वहां पे रैंसम या एक फिरौती भी मांगी जा सकती है। पर अभी
देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है पहले, पर हम यहाँ देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी मूवी जो अभी रिलीज हुई हो, बिकॉज पायरेसी इज इलीगल इन इंडिया, वहां पे हम यह देखना चाहते हैं कि जो भी हम मूवी डाउनलोड कर रहे हैं वो अगर अभी नई नई रिलीज है, हो सकता है वो एक फेक मूवी हो या वो एक ऐसा वीडियो हो जो सिर्फ हमें प्रलोभन देने के लिए डाला जाए। तो पहला तो ये होगा कि नॉट ओनली नॉट क्लिक ऑन दीज लिंक्स बट नॉट डाउनलोड एनी फाइल्स जो आपके सिस्टम में आ सके। एब्सोल्युटली, ये हमने पहले भी देखा है, बहुत सारी फिल्म्स जो काफी चर्चित रही। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कश्मीर फाइल्स का, जो काफी चर्चा में थी, और इसके नाम पर स्कैमर्स ने सबको लिंक भेजने शुरू कर दिए, और जिन जिन लोगों ने उन लिंक्स पर क्लिक किया वो स्कैम का शिकार भी हो गए। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। खुशबू जैन, हम अक्सर देखते हैं कि ये मसला हम जैसे मीडिया कर्मियों और जो विक्टिम होते हैं वहां तक सीमित रह जाता है, या मैकेफी जैसी संस्थाएं हैं जो अपने ऑब्जर्वेशंस देती हैं। इसमें क्या हमारे यहाँ साइबर लॉ से रिलेटेड कोई प्रावधान है जिनसे हम प्रोटेक्ट कर पाएं कम से कम इस तरह के स्कैमर्स को, या सब कुछ कंज्यूमर को ही करना है, सतर्कता का सारा काम दारोमदार उसी पर है? जी, मैं आपकी दोनों बातों से अग्री करूंगी, पर पहले स्टार्ट करें कि क्या हमारे पास कोई लॉज है जो इस चीज को कवर करते हैं, या जिस मुद्दे पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं उसको लेकर क्या हमारे लीगल कोई प्रोविजंस है हमारे 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 इंडिया में। तो उसको लेकर मैं बोलूंगी, जो हैकिंग होती है या कोई मैलिशियस या मालवेयर लिंक जो आपको भेजी जाती है, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस है और ये पनिशेबल ऑफेंस है आईटी एक्ट में। बट यहाँ पर होता यह है कि जो गोपनीयता का काम है जो इंटरनेट की दुनिया साथ में लेकर आती है कि लिंक आ कहाँ से रही है, ये वहां तक पहुंचना लॉस तो है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये जानने के लिए कि ये लिंक कहाँ से आ रही है या कहाँ से ये मैलिशियस लिंक स्टार्ट हुई है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये पहला। दूसरा होता है, आ भी जाती है तो उसके बाद में हमारा पूरा लीगल सिस्टम डिपेंड करता है एविडेंस पर। तो वहां पे एविडेंस किस तरीके से सिक्योर, किस तरीके से चीजें करना, तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया इस चीज को लेकर थोड़ा सा बैक स्टेज पर है, जहां पर ये पता करना कि कहाँ से मैलिशियस लिंक आती है। बिकॉज एंटी नेशनल एक्टर्स या फिर क्रिमिनल्स जो जिनकी हम बात करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, ये लोग बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पर इनकी आइडेंटिटी पता करना या इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब रही बात कंज्यूमर्स की, जैसे कि आपकी और मेरी, तो बात वहां पर भी आ गई कि हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, मतलब 500 मिलियन हमारा जो इंडिया का जो यूजर बेस है, कंज्यूमर बेस है, हम ऑलमोस्ट 500 मिलियन इंटरनेट यूजर है इन द वर्ल्ड। तो अगर मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन सब्सक्राइबर्स अगर मोर देन 500 मिलियन है, और जो हमारा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम बात करें और कंज्यूमर्स की बात करें, तो उसके मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके के क्रिमिनल्स हो रहे थे, हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रावधान लाए हैं। उसमें से एक प्रावधान है जो मिनिस्ट्री ने लाया था, वो है 1930। ये जो नंबर है, इस पे आप डायल करें, अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइम आपके साथ होता है, आपके पैसे चले गए या आपकी डिटेल्स चली गई, तो आप इस नंबर पे इमीडिएटली कॉल करें 1930। हो सकता है यहाँ पे कॉल करने पे आपके पैसे वहीं, जो आप सिस्टम में बहुत बार कन्वर्ट नहीं हुआ होता है या इन ट्रांजिशन होता है, तो वहीं रुक जाए, या फिर वहां से वो चीजें आप जब कंप्लेन करते हैं इस पे तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक तरीका है, एक और पोर्टल है यहीं पर, cybercrime.gov.in। आई रिपीट, cybercrime.gov.in। आप यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इस चीज को लेकर कंप्लेन करें, ताकि इमीडिएट एक्शन उस पर लिया जा सके। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, सतर्कता में रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंटरनेट की दुनिया पे है तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि दीपिका जी ने बोला और आपके पहले जो हमारे जो एंकर थे उन्होंने भी बताया कि प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्रिमिनल्स दो चीजों पे स्ट्राइव करते हैं। पहली चीज होती है लालच, जो कि ल्योर है, और दूसरा होता है डर, भय। तो हमने कोरोना में देखा था कि भय को लेकर ये लोग कितनी चीजें करते हैं। या हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं कि आपके अकाउंट से इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। जब हमें बहुत डर लगता है तो हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं और पता चलता है उसके बाद सारी एक्टिविटी हुई है। या फिर कोरोना के टाइम पे बहुत सारी न्यूज आने लगी थी, तो हम डर के कारण उन चीजों को ओपन कर लेते हैं, बिकॉज जब लालच और भय होता है तब हमारा नॉर्मल प्रूडेंट माइंड काम नहीं करने लगता और उसी पे वो करते हैं। और तीसरी चीज करते हैं कि हमेशा टाइम सेंसिटिव होता है, कि आपके पास में समय बहुत कम है उसको लेने के लिए, तो आप सोच नहीं पाते और आपको जल्दी से वो लालच में आपको चीजें करनी होती है। तो जब भी आप देखेंगे क्रिमिनल्स
जब भी कोई बड़ी सेल लगती है किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म्स की, तो उस टाइम पे ये बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ जाते हैं अपनी, क्योंकि लोग उन स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसमें ये अपने डाल देते हैं। बिल्कुल। बारबी जैसे आपने देखा कि बारबी में भी यही चीज हो रही है कि आपने देखा कि वर्ल्ड में उसका चाव बहुत बढ़ गया है, उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है लोगों को लेकर। तो उन्हें लगा कि 2 या 3 एब्सोल्युटली, लोग ये या बड़ा 100 लोगों को इंटरेस्टिंग है। फंसाने के बजाय हम एब्सोल्युटली, बड़ी में लोगों को फंसा सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो ये बहुत बेस्ट इज कि इंटरेस्टिंग है। आप अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें, आप लालच बिल्कुल। 2 बार अच्छा, सोचें कि ये कोई लालच वाला जो फ्रीबी मसला नहीं है, है इंटरनेट। इसकी इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं आऊंगा आपके पास दीपिका। एक बड़ा दिलचस्प कहानी ये है कि इंडिया जो है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे हैं अटैक्स, यूएस में और यूके में इनफैक्ट हम तीसरे नंबर पर हैं। जी तो ये जो लालच वाली कहानी है, ये सब जगह है। हम लोग कहते हैं कि साहब जो 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 सोसाइटी जागरूक होती है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ स्कैम होने का खतरा कम है। अब ऐसे देखा जाए तो कथित रूप से तो बड़ा आगे कहा जाता है इनको, यूके को और यूएस को, कि हमसे, लेकिन वहां पर भी बता रहे हैं कि ये रेड लाइन स्टीलर नाम का जो मालवेयर है, ये जो पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन को साइफन कर देता है, लॉगिन डिटेल्स को चुरा लेता है, सेंसिटिव डेटा चुरा लेता है, ये सब वहां पर भी उसका शिकार हो रहे हैं लोग। जी, जो अभी जो यूएस और यूके की इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो जितने भी वहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, वो काफी इवॉल्व हो चुके थे कि एक टैप और आपका पैसा वहां डेबिट हो सकता है। इसी एडवांसमेंट को देखते हुए जालसाजों ने एक तरीका निकाला जिससे वो इन लूपहोल्स का फायदा उठाकर नए मालवेयर बनाए और इसका इस्तेमाल करके और दुरुपयोग करके वो आपके पैसे वहां से ऐंठ ले। इंडिया में एक अच्छी चीज जो हुई है इसके कंपैरिजन में, जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई, हमारे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की भी एडवांसमेंट हो गई। तो हम लर्निंग एज वेल एज टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन दोनों एक साथ कर रहे हैं। दूसरा, हम देखना चाहेंगे कि जितनी भी ये वेबसाइट्स है, जैसे टॉरेंट हो गई, टेलीग्राम हो गई, ये पहले इन देशों में आई थी, उसके बाद भारतवर्ष में आई थी। इसमें हमने देखा है कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती है वो डार्क वेब पे होती है, या ऐसी कुछ वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रलोभन देकर या डर दिखाकर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखा जाए तो इससे अगर हम बचना चाहे, उसके लिए कुछ मैं मेथड्स बताना चाहूंगी। पहले तो अगर आपका सिस्टम लैग हो रहा है, आपका फोन या आपका लैपटॉप स्लो हो रहा है अननेसेसरली, अगर नई डिवाइस हो या थोड़ी पुरानी हो, उसकी आप ऑप्टिमाइजेशन प्लीज चेक कीजिए। आपके बैकग्राउंड में कौन से एप्स रन कर रहे हैं, उसको अभी फोन मैन्युफैक्चरर्स ने और लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स ने काफी अच्छे ऑप्शंस दिए हैं टू सर्च इट इमीडिएटली। अगर कोई भी ऐसी ऐप है जो बैकग्राउंड में रन हो रही हो, आप उसको नहीं जानते हो, इमीडिएटली उस ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। तीसरा, *#21#, ये एक नंबर है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कॉल्स कोई तीसरे नंबर तक कॉल फॉरवर्ड या मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे। अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग नंबर्स है, जिसका हम विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं और हम ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आपके सॉफ्टवेयर जो भी आपके लैपटॉप पे है, यह देखिए कि कोई अननोन सॉफ्टवेयर उसमें ना हो, या कोई भी नोन सॉफ्टवेयर हो तो उसको प्रॉपरली अपडेट करें। इसी सिलसिले में भले ही एक एडवांस्ड इकोनॉमी हो या एक इवॉल्विंग इकोनॉमी हो, सबको ये जो भी मेथड्स है ये एक साथ पैच अप करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एडवांस हुआ तो उनके साथ क्राइम्स नहीं होंगे। इनफैक्ट हमने देखा है टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, क्राइम्स उससे भी तेजी से ज्यादा यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब खुशबू, अब एक दिलचस्प सिचुएशन ये है, आपने कहा कि हम शिकायत भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो केसेस हैं, जैसे कि आप दोनों ने बताया कि क्लियरली जो इस तरह के लालच में पड़ रहे हैं, उनको ये भी सोचना है कि वो दोहरी मुसीबत मोल ले रहे हैं। एक तो वो पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं, अब उनका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है और डेटा सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं वो तो होंगे ही। एक ये भी थ्रेट है कि फाइन भी है, इसमें जेल टर्म्स भी हैं। पायरेटेड मूवीज को अगर आप सारा का सारा इसमें कानून में इसके प्रावधान किए गए हैं, तो आप इस तरह के लालच में पड़ रहे हैं, अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं, ये भी समझना होगा खुशबू।
जी बिल्कुल, बट ये सारी चीजें सिर्फ पायरेटेड को लेकर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इन लोगों ने स्मार्टली बारबी डॉल्स भी बेच रहे हैं, साथ में फ्रेंचाइजी भी बेच रहे हैं, कुछ और मटेरियल, या फिर साथ साथ हाँ, में ये टिकट्स भी भी बोल रहे बेच हैं रहे कि हैं। आपको डिस्काउंटेड टिकट्स मिल रही है ऑनलाइन खरीदने के लिए, थिएटर में जाने के लिए। बट जहां आपकी बात क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पायरेटेड आप चीजें देख रहे हैं, तो आप दो दो प्रकार के क्रिमिनल, मैं वही बोल रही हूँ, लालच की बात है। तो पहली बात तो ये होगी कि आप पायरेसी जो है और जो पायरेटेड कंटेंट को बाय करना या वॉच करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में। तो आप पहला तो आप खुद क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, और करने के बाद में भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसका भुगतान बहुत बुरे तरीके से दे रहे हैं, बिकॉज आप आपका या तो डेटा लूज करेंगे, या तो आपकी फाइनेंशियल आपका जो पैसा है अकाउंट में वो चला जाएगा, या आपका डेटा चला जाएगा। बहुत बार लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि उनके अकाउंट से उनका डेटा चला गया। बहुत बार ये मालवेयर या ये चीजें अशांति से आपके सिस्टम पे बैठी होती है, वेट कर रही होती है, बिकॉज जहां जहां पे जब मौका लगेगा तब इन चीजों का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सोचना कि हमने चुपचाप सर्व कर लिया और अभी तो कुछ हुआ नहीं, या तो पैसे गए नहीं, तो हम सेफ थे, और इस चीज को बढ़ावा देना कि आप अगली बार भी उस चीज को करें या दूसरी बार भी करें, तो ऐसा ना करें। आप इन इलीगल वेबसाइट्स पे ना जाए, बिकॉज ये जितनी भी इलीगल वेबसाइट्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के मालवेयर होते हैं, किसी ना किसी तरीके की जिप फाइल होती है, जहां पर अटैचमेंट्स जिस तरीके के होते हैं, तो या तो आपको आपका पूरा डेटा सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको रैंसमवेयर देने के लिए बोला जाएगा। तीसरा, या आपका कोई फाइनेंशियल डेटा उसी वक्त चला जाएगा, या आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स चली जाएगी, और उसके बाद में बहुत प्रकार के जो साइबर क्राइम्स हो सकते हैं उन चीजों पे काम आते हैं। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे आपको पर्सनली अबडक्शन या रैंसमवेयर को लेकर चीजें होती है, या आपका कोई पर्सनल डेटा है उसको लेकर फिर आपको डिटेल्स आएंगी कि वी नो अबाउट दिस, या आपके ये चीजें हमें पता है, अगर आप ये नहीं चाहते हैं लीक हो, या आपकी गैलरी में से कुछ चीजें, आपकी इमेज में से कुछ चीजें लीक ना हो, तो आप इतना हमें पेमेंट करें। तो बहुत बहुत प्रकार की चीजें हो सकती है, आपका डेटा क्लब करके, और जो डेटा डार्क वेब पर अवेलेबल है उसको लेकर, या फिर जो आपका डेटा, अगर आपके फाइनेंशियल आपके पैसे नहीं भी गए हैं, तो वो डेटा को लेकर आगे जाकर जब सोशल इंजीनियरिंग करनी है और आपको उनके झांसे में फांसना है उन्हें, कई तो उनके लिए बहुत खतरे हैं। आसान होता है, क्योंकि जितना डेटा हुआ उतना उनके लिए आसान है। एब्सोल्युटली, कई तो तरह के खतरे हैं, बेस्ट सिर्फ इसीलिए हम बार बार कहते सतर्कता हैं के कि बाद सोशल अगर आप मीडिया पर अगर आप हैं, दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, बिल्कुल व्हाट्सएप पे आने वाली हर चीज सही नहीं होती, इसका फैक्ट चेक जरूर करें, कहीं आप फेक न्यूज पेडल तो नहीं कर रहे हैं। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम पहले के अपने शोज में बता चुके हैं इसके बारे में, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। एक, दूसरा, आज से सबक ये मिलता है कि गूगल सर्च करने पर हर चीज जो फ्री है वो ऐसा नहीं है कि वो सही चीज है, उसका भी ड्यू डिलिजेंस जरूर ले लें, सोर्सेस का पता कर लें और शक करें। जब तक आप शक नहीं करेंगे, टेढ़ी नजर से नहीं देखेंगे, संदेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे किसी कंटेंट को या किसी ऑफर को, तब तक ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। बारबी के केस में भी यही हो रहा है। छोटा सा लालच, पायरेसी के चक्कर में तो आप फंसेंगे ही, लेकिन अगर आप मर्चेंडाइज के चक्कर में, फ्री टिकट्स के चक्कर में एक क्लिक कर रहे हैं, वो लालच अगर आपको ये करने पर मजबूर कर रहा है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें। ये दो सलाह इस चर्चा के आखिर में जिस्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दीपिका जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। खुशबू जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इस वक्त की बड़ी खबर कमोडिटी बाजार से, एमसीएक्स पर सोने चांदी में गिरावट की खबर है। सोने में 600 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि चांदी में करीब 1750 की गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर ग्लोबल मार्केट में देखें तो $25 से ज्यादा गिर गया है सोना। तो सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे की वजहें क्या हैं, इसका भी करेंगे विश्लेषण। हमारे साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, कुछ घंटे पहले तक तो तेजी की खबरें थी, ये अचानक गिरावट क्यों शुरू हो गई? बहुत बहुत सही सवाल आपने पूछा है दीपक, और आपने मार्केट पर आपकी पहली नजर है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि आज शाम तक गोल्ड में तेजी थी और अचानक ऐसा क्या हो गया कि सोने के दाम गिर गए। देखिए, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि यूएस मार्केट खुलने से पहले तक निश्चित तौर पर गोल्ड में एक तेजी का मूड माहौल बना हुआ था, लेकिन जब यूएस में 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े आए, उसके बाद सेंटीमेंट चेंज हुआ और गिरावट बढ़ी। दो आंकड़ों का जिक्र मैं यहाँ पर करूंगा। एक तो यूएस में ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े आए जो अच्छे खासे बढ़े हैं जून में 4.7%, जबकि अनुमान 1.3% का था। और दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा है जॉबलेस क्लेम का, और जॉबलेस क्लेम 221,000 ये आंकड़ा आया है जॉबलेस क्लेम का, जबकि अनुमान था 234,000 का। तो आप ये मानकर चले आसान भाषा में कि अमेरिका में
बेरोजगारी का दावा करने वालों की संख्या कम हुई है और ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर बढ़े हैं। इन दोनों आंकड़ों का मतलब यह है कि अमेरिका की आर्थिक हालत बेहतर हो रही है, आर्थिक सेहत बेहतर हो रही है, और जब भी यूएस की सेहत बेहतर होती है तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त कीमतों पर दिख रहा है। और ग्लोबल मार्केट में भी करीब करीब $30 की गिरावट गोल्ड में आ गई है। इंडियन मार्केट में 600 रुपए गोल्ड सस्ता हो गया है। चांदी में गिरावट है करीब 2000 रुपए की। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि जो फंडामेंटल है गोल्ड के, वो अब धीरे धीरे तेजी के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मार्केट ने सारे नेगेटिव फैक्टर को डिस्काउंट कर लिए हैं और अब बाजार को लगता है कि बेशक फेड ने ये बात कही हो कि आगे दरें और बढ़ेंगी, लेकिन मार्केट में आम राय ये बन रही है एक्सपर्ट के बीच कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो टॉप आउट हो रहा है। मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश अब नहीं होगी। एक आध बढ़ोतरी होने के बाद ये रुक जाएगा। तो कुल मिलाकर जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल है गोल्ड के मजबूत हैं, लेकिन आज की और अभी की जो गिरावट है इसके पीछे यूएस के ये दो महत्वपूर्ण आंकड़े जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चांदी और सोने में गिरावट की खबर, उसका विश्लेषण पूरा दिया हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। और एक महत्वपूर्ण खबर रियल एस्टेट सेक्टर से आ रही है। बिल्डर्स को अब विज्ञापन में क्यूआर कोड देना जरूरी हो गया है। जी हां, आने वाले समय में इसे जरूरी कर दिया जाएगा। यह आदेश महारेरा ने जारी किया है। खबर यह है कि 1 अगस्त 2023 के बाद अगर कोई बिल्डर अपने विज्ञापनों में क्यूआर कोड नहीं देता है तो उस पर 10,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। अभी क्यूआर कोड की कहानी क्या है ये भी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर बिल्डर ने क्यूआर कोड नहीं दिया, अपने सर्कुलर के मुताबिक अगर बात नहीं मानी, तो फिर उस पर लगेगा 10,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। और 1 अगस्त 2023 से इसे अनिवार्य किया जा रहा है। तो ये क्यूआर कोड की पूरी कहानी क्या है, इससे होता क्या है और किस तरह से इससे कंज्यूमर के राइट प्रोटेक्ट होते हैं, इस पर ज्यादा डिटेल के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक यादव जुड़ चुके हैं। दीपक बताइए, ये क्यूआर कोड का मसला क्या है और इसको अनिवार्य क्यों किया गया? दरअसल दीपक, मैं आपको बताऊं कि होता यह है कि जब महाराष्ट्र में कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड दिया जाता है। उस क्यूआर कोड में उस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां होती, तमाम जानकारियां होती जो एक आम होम बायर्स के लिए सबसे जरूरी होती हैं। आमतौर पर होता क्या है कि डेवलपर तरह तरह के ऐड करते हैं, अखबार में ऐड करते हैं, वेबसाइट पर ऐड करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, हर जगह ऐड करते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर वो क्यूआर कोड नहीं होता है। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है 1 अगस्त 2023 से कि किसी भी तरह का अगर आप विज्ञापन करते हैं तो आपको वो क्यूआर कोड देना होगा जो आपके प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के तौर पर आपको दिया गया है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी आप नियम को नहीं मानते हैं और लगातार उल्लंघन करते रहते हैं तो उस पर और भी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी अहम बात है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, होम बायर्स के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि होम बायर्स को आमतौर पर प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिलती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। लेकिन क्यूआर कोड आने के बाद एक तो ईजी हो जाएगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने तुरंत क्यूआर कोड से उसको स्कैन किया और पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी ले ली। तो मोटे तौर पर दीपक मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की, उसको देखते हुए काफी बेहतर कदम है। ओके, तो जो विज्ञापन होंगे, जो वेब में होंगे या जो प्रिंट में होंगे, जहां पर आप क्यूआर कोड स्कैन कर पाएंगे, उनके लिए अनिवार्य होगा। और होता क्या है, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद किस तरह की डिटेल्स आ जाती है? प्रोजेक्ट से जुड़ी जो भी डिटेल्स होती हैं, आप महाराष्ट्र रेरा की वेबसाइट पर अगर जाते हैं, आप बिना क्यूआर कोड के भी जा सकते हैं। आप प्रोजेक्ट का नंबर डालिए, बिल्डर का नंबर डालिए, आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति क्या है। उसमें प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके प्रमोटर कौन है, कितने यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स बिकी हैं, कितनी बुक हुई हैं, अप्रूवल कहां कहां से आया, कहां कहां से नहीं आया, डेवलपर की साख क्या है। मतलब ओवरऑल चीजें होती हैं जो आमतौर पर होम बायर नहीं देखते हैं, जो उनको देखनी चाहिए। क्यूआर कोड से आसानी ये हो जाएगी कि आपको वेबसाइट में जाकर स्पेसिफिक देखना नहीं पड़ेगा। आपको कम से कम उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन तो हाथों हाथ पता चल जाएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आप इसकी और ज्यादा अगर जानकारी लेना चाहते हैं, फिर आप वेबसाइट पर जाइए और पूरी तरह से उसको प्रोजेक्ट को देख लीजिए। बहुत अच्छा कदम है होम बायर्स के लिए और डेवलपर के लिए एक तरह की हिदायत है, चेतावनी है कि आप अब ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाइए।
तो कंज्यूमर के लिए बड़ी शानदार चीज है। एक तरफ होगा बिल्डर का दावा, जो स्वाभाविक रूप से वो वास्तविक स्थिति में या संभवतः बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन में कर रहा होगा, और उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने के लिए क्यूआर कोड के जरिए कंज्यूमर के पास एक जरिया भी होगा। तो कुल मिला के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ दावा, दूसरी तरफ हकीकत, और उसका ये पुल है क्यूआर कोड। और ये क्यूआर कोड अब होगा 1 अगस्त से अनिवार्य। अगर चूक की तो बिल्डर पर पड़ेगा जुर्माना। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रेस्टोरेंट्स की ओर से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश उल्लंघन को लेकर रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अमरीश जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए क्या कहा कोर्ट ने और किस तरह की शिकायत के बाद यह जुर्माना लगाया गया? सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है। सर्विस चार्ज आपकी इच्छा है तब दीजिए, ये सरकार का नियम है। जुलाई में सरकार ने इसको दोहराते हुए ये कहा था कि अगर आपसे कोई जबरन वसूली करता है तो आप उसको सीधा मना कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह की कोई वसूली अगर होती तो वो कानून अपराध की श्रेणी में आता है। इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गया था एसोसिएशन, और एसोसिएशन के फैसले पर, मतलब सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये मैंडेटरी वाली बात या फिर उस पर जुर्माने वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी सर्विस चार्ज का जो पुराना नियम है, यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है, ये स्थायी बना रहेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एसोसिएशन तमाम उन ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर आए जो कि उनके मेंबर्स हैं और वो चाहते हैं कि ये चार्ज न वसूला जाए या वसूला जाए। अगर उस पक्ष में लोग होते हैं कि वसूला जाएगा तो उसके हिसाब से डायरेक्शन दी जाएगी। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था कि नोएडा के एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में कुछ परिवार के लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद बिल को लेकर लड़ाई हुई। वहां पे सर्विस चार्ज मना करने पर रेस्टोरेंट के जो बाउंसर्स थे उन्होंने परिवार पे बड़ी बुरी तरीके से मारपीट की। इसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इन्होंने कोर्ट के आदेश की आड़ में जबरदस्ती वसूली जारी रखी थी, अतः इस बात के लिए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि 3 दिनों के भीतर केंद्र सरकार यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को देना होगा। इसके अलावा 4 दिन के भीतर, यानी कि कल शुक्रवार की डेडलाइन दी गई है, जिसमें कि शुक्रवार तक उनको यह एफिडेविट देना होगा कि हम इस तरह की किसी भी जबरन वसूली से अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना आती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप हमारे डायरेक्शंस की आड़ में किसी भी तरीके की फर्जीवाड़े या फिर किसी भी तरह की जबरन वसूली को नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कुछ देखा जाता है तो आप पर गंभीर जो कानून है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जो उपभोक्ता कानून है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट की अवमानना का भी जो है आप पे आरोप सिद्ध होगा, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमरीश आपका। स्मार्टफोन का बच्चों पर पड़ने वाले असर को लेकर यूनेस्को ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है, साथ ही स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन करने की मांग की है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में आमने सामने यानी कि ऑफलाइन शिक्षा पर जोर दिया है, ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी, सीखने समझने की क्षमता पर बुरा असर न पड़े और साथ ही साथ वो साइबर बुलिंग का शिकार न हो। डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, ये कुछ ऐसी घातक बीमारियां हैं जिनका भगवान न करे किसी से पाला पड़े। लेकिन आज हम इन बीमारियों से बड़ी बीमारी यानी स्मार्टफोन की लत की बीमारी की बात करेंगे, जो ना चाहते हुए भी लोगों में, खासकर बच्चों को तेजी से अपनी जद में लिए जा रही है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों में स्मार्टफोन का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि अब तो यूएन एजेंसी यूनेस्को तक ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन करने की मांग की है। यूनेस्को की रिपोर्ट को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ भले ही स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन बड़ी क्लासेस में बच्चे चोरी छिपे इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। ये बात पेरेंट्स को भी पता होती है और स्कूल मैनेजमेंट को भी। यूनेस्को की माने तो स्मार्टफोन का बेजा और ज्यादा इस्तेमाल छात्रों की सीखने समझने की क्षमता को प्रभावित तो कर ही रहा है, साथ ही उनकी क्रिएटिविटी की धार को भी कुंद कर रहा है। हालांकि यूनेस्को ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज नहीं किया है और कहा है कि अगर इसे एक टेक्नोलॉजी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो कोई गुरेज नहीं है।
कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भले ही एक मजबूरी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके चलते शिक्षकों और छात्रों के बीच का मानवीय संपर्क कमजोर पड़ा। ऐसे में रिपोर्ट में आमने सामने की पढ़ाई यानी ऑफलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया है। जाहिर है कि इससे बच्चों में भटकाव की प्रवृत्ति कम होगी। दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चे कई बार इंटरनेट की दूसरी दुनिया में गोते लगाने लगते हैं, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं होता। सोशल मीडिया और रील्स में घुसते ही पढ़ाई का लिंक टूट जाता है और लगातार स्क्रीन पर बने रहने से आंखों पर जोर पड़ता है सो अलग। वहीं बच्चे स्मार्टफोन की लत के चलते जिद्दी, आलसी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी स्मार्टफोन बुरा असर डाल रहा है। नीदरलैंड में तो सख्ती से क्लासेस में स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या भारत में स्कूल प्रबंधन और राज्य सरकारों की ओर से इसे लेकर सख्त गाइडलाइन लाने की जरूरत है, ताकि चोरी छिपे मोबाइल लाने वाले बच्चों की इस आदत पर लगाम कसी जा सके। उनका फोन जब्त करने के अलावा उनके पेरेंट्स पर भी इसकी जवाबदेही तय की जाए। हालांकि स्कूल से बड़ी समस्या बच्चों के घर पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर है। इसे लेकर पेरेंट्स को सख्त रवैया अपनाना होगा और बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के साथ उन्हें खाली समय में फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये उपाय बच्चों को स्मार्टफोन से दूरी बनाने में मददगार साबित होगा, साथ ही उनका मन पढ़ाई में लगेगा सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 450 अंक टूटकर 66,267 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 118 अंक फिसलकर 19,660 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 383 अंक लुढ़ककर 45,680 के पास क्लोज हुआ। आज दिन भर का एक्शन बताएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने मिला और फाइनली हम लाल निशान में जाके बंद हुए हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स फेड की पॉलिसी के बाद वहाँ इतना बड़ा हलचल नहीं देखने मिली थी। इनफैक्ट थोड़े बहुत सपोर्टिव ही थे और हमारे मार्केट भी खुले हरे निशान में थे। शुरुआत में तेज़ी हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितने भी गेंस थे हमने गिव अप कर दिए। आखिरी आधे घंटों में थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी नाकाम रही और फाइनली लाल निशान में जाके हम बंद हुए हैं। खबरें बहुत सारी थी और उसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में रिएक्शन देखने मिला। आज की सबसे बड़ी खबर थी आरबीएल बैंक में M&M का 3.5% के आसपास का हिस्सा खरीदना, और इस खबर के बाद दोनों स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट M&M निफ्टी का टॉप यूज़र था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खबरें थी RVNL में OFS की खबर थी, स्टॉक में गिरावट देखने मिली। इंटेलेक्ट डिज़ाइन FNO में आखिरी दिन था, स्टॉक में भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी हलचल देखने मिली। सिप्ला नतीजों के बाद मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी वो काफ़ी अच्छी थी, गाइडेंस बढ़ाया, इसका इम्पैक्ट देखने मिला। स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी। वही नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज की लिस्टिंग काफ़ी बेहतरीन लिस्टिंग हुई, यहाँ पे 90% प्रीमियम पे, तो ये भी एक स्टॉक आज फोकस में था। नतीजों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन देखने मिला। कोलगेट, REC, बिर्ला सॉफ्ट नतीजों के बाद इन स्टॉक्स में तेज़ी थी, लेकिन IEX नतीजों के बाद यहाँ पे गिरावट देखने मिली। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो फार्मा स्टॉक्स आज लीड कर रहे थे। सन फार्मा, डिवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे तेज़ी थी। इसके अलावा हिंडाल्को हरे निशान में बंद हुआ। वहीं निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो टेक महिंद्रा, इनफैक्ट नतीजों का असर यहाँ पे भी देखने मिला है। टाटा कंज्यूमर में भी यही हाल था। ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे काउंटर से जहाँ पे गिरावट थी, नेस्ले में भी नतीजों के बाद ही गिरावट देखने मिली। इसके अलावा कैश में गेनर्स की बात करें तो गॉडफ्रे फिलिप्स, MMTC, पॉली मेडिकेयर, ग्लैंड फार्मा जैसे काउंटर से जहाँ पे तेज़ी थी। गिरावट फाइन ऑर्गेनिक्स, KEC इंटरनेशनल, राइट्स लिमिटेड, SJVN जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे गिरावट देखने मिली। तो मंथली एक्सपायरी का दिन था, उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ारों पे हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और फाइनली लाल निशान में हमारे मार्केट्स जाके बंद हुए। लेकिन हाँ, खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि आज भरपूर एक्शन में थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। क्या है वो खबर, बताने के लिए हमारे साथ हैं अरमान। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक अपडेट आता हुआ दिखा है। उन्होंने स्टैंप ड्यूटी जो है वो घटाते हुए दिखे हैं। अब अगर आप देखें 2006 के लंबे इंतजार के बाद जो है ये स्टैंप ड्यूटी पर ये फैसला आता हुआ दिखा है। फरवरी में जब आप देखें मुंबई हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके अनुरूप महाराष्ट्र सरकार ने जो है कल नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन क्या जारी किया है? नोटिफिकेशन ये जारी किया है कि रीडेवलपमेंट के लिए अब जो है स्टैंप ड्यूटी वो है जो सिर्फ 100 रुपये जो है वो देना पड़ेगी, और ये पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है ये फैसला आता हुआ
दिखा है। अब इस पे आपको कौन सी कंपनियों पर फोकस रखना है? कोल्टे पाटिल, कीस्टोन रियल्टर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऐसी कंपनियां हैं जहां पर उस पर फोकस रखना है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें कोल्टे पाटिल की, तो यहाँ पर कंपनी की मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में 2013 में जो है कारोबार शुरू किया था, जिसमें अगर आप पहला ही अगर आप देखें कि पहले ही साल में कंपनी ने 3 सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को साइन किया था, और मौजूदा अगर आप देखें तो भी कंपनी के पास 5 सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, और 5 ऐसे भी हैं जो आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ कीस्टोन रियल्टर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर मुंबई रीडेवलपमेंट सेगमेंट में कंपनी जो एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी की अगर आप देखें FY23 की बात करें तो 5 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने जोड़े हैं। उसी के साथ साथ 2001 से कंपनी जो है पहला रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने 2001 में लिया था। उस हिसाब से आप देखें तो कई सालों का एक्सपीरियंस है कंपनी को रीडेवलपमेंट उस हिसाब से। और ये खबर के चलते आपको कोल्टे पाटिल, कीस्टोन रियल्टर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन कंपनियों पर फोकस रखना है। दमदार नतीजों के दम पर आरईसी का शेयर आज 7% उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊपरी स्तर छू गया। जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 21% की बढ़त दर्ज हुई है। इसके साथ ही बोर्ड ने कर्ज के जरिए करीब 1 लाख करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। कंपनी की क्या है फ्यूचर प्लान्स, इस पर आरईसी के सीडीएम विवेक कुमार देवांगन से बात की हमारे संवाददाता अन्वेष रथ ने। Q1 का परफॉर्मेंस फैबुलस रहा है आरईसी के लिए। अब तक का हाईएस्ट एवर हमने सैंक्शन एक Q1 में लगभग 90,797 करोड़ का सैंक्शन किया है। हमारा डिसबर्समेंट जो इस क्वार्टर में लगभग 34,133 करोड़ हुआ है, जो पिछले वर्ष में केवल 12,000 मात्र था। हमारा प्रॉफिट में भी 17% की बढ़ोतरी हुई। अब इस Q1 में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 3,000 करोड़ का फायदा हुआ है। रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर आ जाता है एनर्जी सोर्सेज में अगर देखा जाए तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इंडिया क्या 2070 का जो कार्बन एमिशन का नेट जीरो लक्ष्य है, क्या जो मोदी जी का भी खुद का एक लक्ष्य है, तो क्या वो हम अचीव कर पाएंगे और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आरईसी ले रहा है? हमें पूरा विश्वास है कि भारत अपने नेट जीरो के एम्बिशन 2070 के पहले ही अचीव कर लेंगे। इसके लिए भारत ने एक चरणबद्ध ढंग से अपनी योजना बनाई है। सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म हमारा प्लान है, अगले 7 वर्षों में 2030 तक हमें क्या करना, उसका रोड मैप एकदम क्लियर है। अगले 2030 तक हमें 500 गीगावाट कैपेसिटी का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी लाना है। हमें अपना एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 45% तक रिड्यूस करना है 2005 की तुलना में। अपना निर्णय लिया है कि हम लोग लगभग 3 लाख करोड़ के ग्रीन प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करेंगे अगले 7 सालों में। आपके कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके पाइपलाइन में और कुछ अगले सालों में हम लोग को देखने को मिलेंगे? हमने कुछ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, सोलर विंड और हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, स्टोरेज के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। तो इन सब के माध्यम से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में हमें पूरा विश्वास है कि आरईसी का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और अब कुछ खबरें, जल सैलाब, मुसीबत बेहिसाब की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 तस्वीरें। पहली दहीसर की है। बारिश के चलते दहीसर इलाके में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या दिख रही है। वहीं ठाणे में भी नजारा कुछ अलग नहीं दिख रहा। भारी बारिश के चलते ठाणे में भी जगह जगह जलभराव है। डोंबिवली का तो हाल ऐसा कि अब बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुसने लगा है। कल्याण में भी वाटर लॉगिंग के चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। संसद में आज छठे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दल अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के काले कपड़ों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई है। संसद में आज प्रतिरोध का रंग छाया रहा। विपक्ष का लिबास काला हो गया। विपक्ष का लगभग हर सांसद आज काले कपड़ों में सदन पहुंचा। चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों ही सदनों में विपक्ष ने आज काले कपड़े पहनकर जोरदार हंगामा किया। आईएनडीआईए गठबंधन के सांसद सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे।
संसद के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर था। काले कपड़ों में आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भी मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। सदन में जहां एक तरफ विपक्ष की नारेबाजी चल रही थी तो दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी चुप नहीं रहे। उन्होंने विपक्ष के काले कपड़ों पर तंज कसा। ऑनरेबल मेंबर्स, आई अंडरस्टैंड विपक्ष के इस पॉलिटिकल लिबास पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें आड़े हाथों लिया और संसद के अंदर काले कपड़े पहनकर आने पर विपक्ष को घेरा। काला धन छुपाने के लिए काले कपड़े और यहाँ इनके काले कारनामे इतने ज्यादा गहरा बढ़ गया है कि वो काले कारनामे छुपाने के लिए ये काले कपड़ों में यहाँ पे आए। वैसे तो दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य के ऊपर तो काले कौवे ने भी अपना स्थान आकर्षित कर लिया। सर, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। सदन के अंदर हुई तकरार बाहर भी दिखी। आज दिन भर सदन की चर्चा विपक्ष के काले कपड़ों के इर्द गिर्द घूमती रही। बीते कई दिनों से मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। वहीं आज काले कपड़ों से इतर एक चर्चा भारत मंडपम पर भी आकर रुकी। कांग्रेस ने मणिपुर पर पीएम को घेरने के लिए भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन का मुद्दा उठाया। अपने काले दिल से कि आज देश कितना गुस्से में है और आप कल उद्घाटन करते हुए नृत्य देख रहे हो। तो लोकतंत्र के मंदिर में आज पॉलिटिकल ड्रामा छाया रहा। विपक्ष अपने पूरे गेटअप के साथ सदन में हंगामा करने पहुंचा। काले कपड़ों की ये पॉलिटिक्स जनता के मन में किसे कितनी जगह देती है, ये जानने के लिए अभी कुछ महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या पाकिस्तान डॉलर्स की कमी को दूर करने के लिए परमाणु बम बेच देगा? दरअसल परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान का दामन दागदार रहा है। पाकिस्तान पर आरोप रहे हैं कि वो अपने परमाणु बम या तकनीक तक को बेच सकता है। अब रूस के सबसे बड़े दुश्मन को भी शहबाज शरीफ परमाणु बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर हथियार बेच सकता है। क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु बम की सेल लगा दी है? क्या रूस के दुश्मन को परमाणु बम बेचकर अपना खाली कटोरा भरने वाला है पाकिस्तान? ये सवाल पाकिस्तान के अंदर से भी उठ रहे हैं। दरअसल रूस के दुश्मन देश यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पिछले हफ्ते पाकिस्तान आए थे। उसी दौरान दुनिया के हर हिस्से में चर्चा होने लगी कि क्या यूक्रेन को पाकिस्तान परमाणु बम बेचने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1.5 साल से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन नेटो देशों और अमेरिका की मदद से रूस से मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और उसे रूसी सेना को रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बेहद जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है। इस बीच ये खबर भी आई कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार भेजने में बड़ी भूमिका निभाई है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल करके नेटो देशों से आने वाले हथियारों की खेप यूक्रेन भेजे जाने के आरोप पिछले साल अगस्त से ही लगने शुरू हो गए थे। इससे पहले पाकिस्तान पर ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु बम की तकनीक बेचने के आरोप लग चुके हैं। वैसे पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो उसने खुद चीन से उधार लिए हैं। रूस के साथ पाकिस्तान अपने संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन अपनी करतूतों के कारण वो हमेशा रूस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। रूस ने पाकिस्तान को सस्ती दरों पर कच्चा तेल देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब यूक्रेन को हथियार देने की घटनाओं ने रूस का पाकिस्तान से भरोसा पूरी तरह उठा दिया है। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #Zindia360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।